ATV उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम बेबाक गुफ्तगू में आपका खैर मक़दम है। आज बेबाक गुफ्तगू में गुफ्तगू होगी एक ऐसी बेबाक शख्सियत से जिनके कुछ हामी उन्हें कायद मिल्लत कहते हैं तो कुछ उन्हें सियासत का दिलीप कुमार भी कहते हैं, और वहीं उनके मुखालफिन उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो कंट्रोवर्सी किंग भी हैं। हमारी मुराद है उत्तर प्रदेश के काबीनी वजीर मोहम्मद आज़म खान साहब से। आपका खैर मक़दम है मोहम्मद आज़म खान साहब हमारे खुसूसी प्रोग्राम बेबाक गुफ्तगू में। रात को दिन कह दूं तो सब खुश हो जाएंगे, बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि कह दूं तो सब खुश हो जाएंगे। अगर ऐसे हो जाएंगे तो अभी सुदर्शन चैनल वाले मेरा इंटरव्यू लेने आए थे रामपुर। उन्होंने कहा क्या रिश्तेदारी है आपकी बाबर से? हमने कहा कोई रिश्तेदारी नहीं। क्या मोहब्बत है? हमने कोई मोहब्बत नहीं। तो क्यों मरे जाते हैं बाबरी मस्जिद के लिए? हमने कहा बिल्कुल नहीं मरते। आप सुदर्शन मस्जिद नाम रख दो, उसका बना दो वहीं पर। उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। 2017 में अब असम्बली इंतखाबात होने हैं। समाजवादी पार्टी की हुकूमत के अब चंद महीने बचे हैं और शहमात का खेल जारी है। तमाम सियासी पार्टियां अपनी सबकत हासिल करने में लगी हैं कि वो कैसे यहाँ इंतखाबात जीतें। आपकी पार्टी की क्या हिकमत अमली है जबकि उत्तर प्रदेश में माहौल इस तरह का हो रहा है? कहा जा रहा है कि बीजेपी की वजह से माहौल पोलराइज हो रहा है। 1 साल से कुछ कम वक्त है। 2 साल जब हुए थे तभी से कहना शुरू कर दिया था कि 2 साल हो गए, बस 3 रह गए। 3 हो गए तो कहा गया कि 3 हो गए, बस 2 रह गए। बड़ी ख्वाहिश है लोगों की ये सरकार ख़त्म हो, लेकिन जिन लोगों की ख्वाहिश है उन्हें ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी ख्याल के लोग नहीं रहे तो जो हाल मुल्क का है, सियासी बहरान, माशी बदहाली, बेरोज़गारी, लूटमार, झूठ, फरेब, धोखा, ठगी, वही तो फिर यूपी में भी होगा। और अगर इस जिस्म का दिल ही बीमार हो गया, अभी तो जिस्म का दिल बचा हुआ है, अगर दिल भी बीमार हो गया तो फिर जिस्म का बचाने वाला शायद सिवाय अल्लाह के कोई नहीं होगा। लिहाजा बेहतरी की दुआ कीजिए अल्लाह से, समाजवादी पार्टी की सरकार वापस हो इसकी दुआ कीजिए। इसमें हमारा भी भला है और ETV का भी भला है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां बीजेपी कोशिश कर रही है, वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जहां राज बब्बर को रियासती सदर बना दिया है, शीला दीक्षित को लाकर एक ब्राह्मण चेहरे को सामने रखने की कोशिश की गई है, तो तशहीर में प्रियंका गांधी आगे आगे होंगी, पेश होंगी। ऐसे में आप कांग्रेस का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या वाकई कांग्रेस पुरानी फिल्म का पोस्टर है, 40s की फिल्म का पोस्टर है। अब कांग्रेस के लिए दुआ करने वाला भी तो कोई नहीं रहा, इसलिए दादी को ला रहे हैं। तो दुआ करेंगी आकर कि अल्लाह कम से कम कांग्रेस का नाम ही बाकी रख। तो अब दादी की ज़िंदगी सलामत रहे, हम भी इसकी दुआ करते हैं। दादी का खैर मक़दम। कहा जा रहा है कि वो काफ़ी तजर्बाकार हैं, काफ़ी तजर्बाकार सियासतदान हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका फ़ायदा रियासत को मिलेगा। दुआ दरूद के लिए काम आएंगी बुज़ुर्गों की। और देखिए, बुज़ुर्गों की हमारी नज़र में बड़ी अहमियत है, हम इंतहाई कदर करते हैं बुज़ुर्गों की। अडवाणी जी को देखिए, भाजपा ने उन्हें कितनी बुज़ुर्गी का दर्जा दे रखा है। मुरली मनोहर जोशी को देखिए, कितना बुज़ुर्गी का दर्जा दे रखा है। हम इतने मुतासिब हो जाएं कि कांग्रेस के एक बुज़ुर्ग को बुज़ुर्ग भी ना कहें। आपने भाजपा की बात की, भाजपा की जो हिकमत अमली नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये काफ़ी लोग इस बात को लेकर तशवीश में है कि रियासत का माहौल पोलराइज हो रहा है, उसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा होगा, और कुछ इल्ज़ाम तराशी समाजवादी पार्टी की हुकूमत पर भी होती है कि वो बीजेपी को रोकने में नाकाम हैं। देखिए, बीजेपी फाशिस्ट ताकत तो है, दंगा फसाद के माहिर हैं और कामयाब कई तजर्बे कर चुके हैं। गुजरात का कामयाब तजर्बा, उससे मोदी जी को मुल्क की बादशाहत मिली, और फिर मुजफ्फरनगर का दंगा, उससे 70 मेंबर पार्लियामेंट मिले। उसके बाद दादरी का हत्याकांड, उससे भी थोड़ा सा, लेकिन कैराना में आके थोड़ी टांग फंस गई और कैराना में ऐसा एक्सपोज हो गए कि पूरा चेहरा हिंदू समाज के सामने, इनका गंदा चेहरा सामने आ गया। गुजरात में
4 दलित नौजवानों को जिस बेदर्दी से मारा है, क्योंकि वो तो उनका रोजगार है। और उन्हें बुलाने वाला तो गाय का मालिक था, उसने बुलाकर खाल उतरवाई थी, उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी। लेकिन दरअसल ये हमारा सब्र है जो काम आया है, और ये अल्लाह का इंसाफ है। मुल्क के इस कमजोर तबके के साथ जब जुल्म हुआ था तो लोगों ने इसे जुल्म नहीं समझा था, लेकिन अब जब दलितों के साथ जुल्म हुआ है तो मैं सबसे बड़ा उनका पैरोकार हूं, और मैंने उन्हें ये इत्तला कराई है कि उन्हें अपने हक मांगने के लिए आगे आना चाहिए, और मैं शाना बशाना इस लड़ाई में उनके साथ रहूँगा। आपने मुजफ्फरनगर फसादात की बात की। मुजफ्फरनगर फसादात आपकी हुकूमत में हुए, सैकड़ों लोगों की जानें गई, हज़ारों बेघर हो गए। नहीं देखिए, इतने मुबालगे से काम मत लीजिए, छत गिर जाएगी। इतने मुबालगे लोगों को उम्मीद थी कि आप वहाँ जाएंगे, आप भी वहाँ नहीं जा पाए। जी, आप चाहते थे कि मेरे जाने के बाद जो इल्ज़ामात मुझ पर लगाए गए उन पर मुहर लग जाती। उसके फ़ौरन बाद में गया था और एक बहुत बड़ी सभा में गया था, और मैंने पूछा था मुसलमानों से, मेरे ना आने की तुम्हें शिकायत है? उनका नहीं, मुझसे किसी को शिकायत नहीं है। आप मुजफ्फरनगर के किसी शख्स के पास ये कैमरा ले जाएंगे तो उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं है। वो जानते हैं कि मुझे उनकी वजह से कितने जुल्म सहना पड़े हैं। उनकी वजह से मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल बेगुनाह था। मैं तो आज भी कहता हूँ किसी इंटरनेशनल एजेंसी से जांच करा लें, अगर टेलीफोन मेरा हो या मेरी कोई सिफारिश हो। हाँ, मैंने चाहा था दंगा रुके। जब दंगाई हरियाणा से चले थे तो मैंने कहा था कमिश्नर से, मैंने कहा था डीजीपी से, मेरा लेवल दरोगा को, मैं तो कुएं में कूद के मर जाऊंगा, मैं दरोगा को फ़ोन करूंगा। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वालों की औकात सिर्फ मेरी भैंसें तलाश करने की है, कभी मुझे भी तलाश करें। भैंसें तलाश करने वाले अगर ताज के मालिक हो जाएं तो ताज की तो तौहीन है। लेकिन इसी को तो लोग मिसाल इसी की देते हैं कि भैंस तलाश करने में पूरा सरकारी अमला जुट जाता है, और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में सरकारी अमला एक्टिव नहीं होता। फिक्र हो गई थी। मेरी भैंसों का मुकद्दर मैंने तब भी कहा था मलका विक्टोरिया से भी अच्छा था। बादशाह, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का बादशाह मेरी खोई हुई भैंसों के लिए फिक्रमंद था। कैसे नहीं तलाश की जाती, वरना बादशाह की नाक कट जाती। कैसे मैं अपने बादशाह की नाक नीची होने देता, इसलिए भैंसें ढूंढी गई। आपने दादरी के वाक़े की भी बात की। दादरी वाक़े को लेकर आपने यूएन तक में ख़त लिखा। क्या आपको कौन सी खता कर दी? आपको इतनी नाउमीदी हो गई यहाँ के सिस्टम से? मोदी जी पहले इस्तीफा दें। कितने खत लिखे हैं उन्होंने यूएनओ, पहले उनका कराइए। कितने खत लिखे हैं यूएनओ? उस वक्त तो देशभक्त थे, मैंने लिख दिया तो देशद्रोही हो गया। 100 दिन के अंदर पाकिस्तान को ठिकाने लगा देंगे, कटे हुए सर वापस ले आएंगे, मगर जाकर नवाज शरीफ की माँ की पैरों में गिर गए। आम भेज रहे हैं मलियाबादी, कश्मीरी शाले भेज रहे हैं, चीनी खरीदेंगे नवाज शरीफ के कारखानों से, और हिंदुस्तान के किसान को जहर खिलाएंगे, भूखा मार देंगे। यहाँ के किसान खड़े हुए गन्ने की फसलों को आग लगाएंगे, और नवाज शरीफ से आप याराना बढ़ाएंगे, उसके कारखानों की शक्कर खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे आप शक्कर। यह है पॉलिसी हमारी। चूँकि उत्तर प्रदेश में अब चूँकि असेंबली इंतखाबात की तैयारी है, पूरी रियासत जो है इलेक्शन मोड में अब आ चुकी है, तो ऐसे क्या आप, लेकिन सरगर्मियां तो बढ़ गई हैं। कोई सरगर्मी नहीं, हम तो सरगर्म जिस दिन चुनाव जीतते हैं उसके अगले दिन से सरगर्म अमल हो जाते हैं। समाजवादी अगर है तो चुनाव का इंतजार नहीं करेगा। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के पास वसाइल की न सिर्फ ये कि कमी थी, बल्कि बिल्कुल महरूमी थी वसाइल की। इसके बावजूद चौथी बार सरकार बनाई है, इंशाअल्लाह फिर बनाएंगे। चूंकि सरगर्मी तो बढ़ गई है, तमाम लोगों की नजर उत्तर प्रदेश पर है, पूरे मुल्क की नजर हमारे अलावा बाकी सबकी सरगर्मी बढ़ गई, ये सब लिपट गए। बीजेपी, कांग्रेस, और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस ही नहीं, 90 का पेड़ होता है, एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी मोटा ना होता है, जाता भी बड़ा ऊंचा है, मगर हाथ लगा दो तो गिर जाता है। कांग्रेस पार्टी जिसके लिए दिल्ली से दादी लाई गई है, बहुजन समाज पार्टी जिससे मायावती जी भी सुनाई निकाली जाने वाली हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ये खतरा जरूर है कि उत्तर प्रदेश को जला सकती है, बेगुनाहों को मार सकती है,
बहुत ख़तरे में है मुसलमान, बहुत ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत तज़लील की, बहुत अपमान की, बहुत खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आने वाले चुनाव से खौफज़दा है मुसलमान, बहुत डरा हुआ है। गुजरात में तो वोट ले लिया था भाजपा ने इसलिए कि उनकी बस्तियों में जाकर कहा कि याद है या भूल गए? याद है, याद रखना। दिया मुसलमानों ने वोट, कातिल को मसीहा कहना पड़ा। यूपी में ऐसे हालात नहीं, यूपी में मुसलमान नहीं सेकुलर हिंदू ताकतें मुकाबला करेंगी, तगड़ा होगा मुकाबला। जी यकीनन तगड़ा होगा, और कई लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं उसमें। MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, उनके बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे कि 2 सीट महाराष्ट्र में जीतने के बाद वो अब अपनी सियासी ज़मीन उत्तर प्रदेश में तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इसका हम जवाब जानेंगे आपसे, लेकिन हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। फ़ौरन हाजिर होते हैं और आदम खान साहब के साथ गुफ्तगू, वैसे बेबाक गुफ्तगू जारी रहेगी। ETV उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम बेबाक गुफ्तगू में आपका फिर खैर मक़दम है। आज बेबाक गुफ्तगू हो रही है उत्तर प्रदेश के काबीनी वज़ीर मोहम्मद आदम खान साहब से। मोहम्मद आदम खान साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में क्या कहेंगे? वो उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी ज़मीन तलाश कर रहे हैं और उनका इल्ज़ाम है कि जब जब वो यहाँ अपनी सभा, अपनी मीटिंग करना चाहते हैं, आपकी हुकूमत उनको इजाज़त नहीं देती, उनसे डरी हुई है। देखिए, जब आपने ये सवाल किया था तभी ब्रेक आ गया। अभी ब्रेक कोई माने आप। उत्तर प्रदेश में बहुत से उन्होंने अफ्तार पार्टियों का प्रोग्राम बनाया था और उन्हें कहीं नहीं रोका गया अफ्तार में आने से। खादिम को भी जाना था, तो मैं ही गया, बस मैं ही गया। कुछ समझ में आया आपकी? जी जी, बस ऐसा ही होगा। जब हम निकलेंगे तो इंशाल्लाह हम ही होंगे। कुछ लोगों का, चूंकि बात वो भी इसी तरह की करते हैं, कुछ लोगों का मुतालबा है कि उत्तर प्रदेश में अगर वो इस तरह की बात कैसे करेंगे? उनसे क्या मतलब? नहीं, वो भाजपा के लिए काम करते हैं। मेरे पास लेटर है, मुझे उठना पड़ेगा। जो राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष के सबसे प्रिय वकील ने उनको लिखा है, उन्होंने वो तारीख है, वो जुमले लिखे, वो ऐसे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है अमित शाह से कि मैं जो तकरीर लिख कर दूंगा आप वो पढ़ेंगे, तकरीर वो तकरीर करेंगे जनता में। उनके सबसे सीनियर वकील ने ये राजफाश किया है, मेरे पास वो खत है, अखबारों में छप चुका। अब कौन सा सबूत चाहिए? हमारी इस ताकत को, मुसलमानों के उस इत्तेहाद की ताकत को जो कम्युनल ताकत नहीं है, जो मुलायम सिंह यादव को वोट देते चले आए, जो सेकुलर ताकतों को मजबूत करते आए। 1947 में मुसलमानों के लिए खुला हुआ रास्ता था पाकिस्तान जाने का। जी, मुसलमान नहीं गए। हिंदुओं के लिए और सिख भाइयों के लिए ऑप्शन नहीं था, वो नहीं जा सकते थे। हमें ऑप्शन था, हम जा सकते थे और नहीं गए। इसलिए हम उनसे ज्यादा वफादार हैं जो यहां से नहीं जा सकते थे। मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में बिलखुसूस किसी ऐसी सियासी जमात को अपने लिए अपना मुस्तकबिल नहीं समझा जो सेकुलर नहीं थी या जिसका लीडर सेकुलर नहीं था। मुसलमान कल भी सेकुलर था, मुसलमान आज भी सेकुलर है, कल भी सेकुलर रहेगा और उन ताकतों से परहेज करेगा जो उनके इस सेकुलर इत्तेहाद को तोड़ेंगे। जिनका आपने नाम लिया है वो इस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। ये खुला हुआ हाथ बेकार हो जाएगा। और ये बात उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की उसी तरह समझ में है जिस तरह बिहार के मुसलमानों की समझ में थी। बिहार के मुसलमानों का रेट ऑफ एजुकेशन प्रतिशत उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कम है, लेकिन उनका पॉलिटिकल शिक्षा का ग्राफ देश के सभी लोगों से कहीं ज्यादा हो। सियासी बेदारी जिसे कहते हैं, गजबनाक सियासी बेदारी है। इसीलिए वहां के रिजल्ट्स के बाद हमने बिहार की जनता को, बिहार के तमाम लोगों को मुबारकबाद दी थी और हमने ये कहा था कि अगर ये रिजल्ट्स ना आते तो आने वाली होली रंग से नहीं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के खून से खेली जाती, और इसकी पूरी तैयारी थी। उन्होंने तो पूरे देश को बचाया है, पूरे मुल्क को बर्बादी से बचाया है। बिहार ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाया है, बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बचाया है।
जो तलवारें नियमों से बाहर थी उन्हें नियमों में रखने के लिए मजबूर किया है। बहुत बुरे हालात थे, न जाने क्या होता है उस नतीजे के बाद, जो नहीं हो सका। इंशाल्लाह ऐसे ही नताइज उत्तर प्रदेश में भी आए। बात आपने सेकुलरिज्म की कुछ लोगों का कहना है कि सेकुलरिज्म तभी साबित होगा जब उत्तर प्रदेश में जैसी रियासत में किसी मुस्लिम चेहरे को सीएम के तौर पर सामने लाया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो वजीर आजम का कैंडिडेट हूँ और मेरे अंदर तालीमी एतबार से, एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियत के एतबार से अगर कोई कमी हो तो आप बताएं। और ये भी बता दूं कि मैं चाय भी बहुत अच्छी बनाता हूँ, कॉफ़ी भी बना लेता हूँ, खाना भी पका लेता हूँ। तो मैं तो वजीर आजम से ज़्यादा जानता हूँ। ढोल भी बजा लूँगा, अगर ढोल बजाने की बात है ढोल भी बजा लूँगा, बैंड बजा लूँगा, नफीरी भी बजा लूँगा, जो कहिए बजा लूँगा। यही तो खूबियाँ चाहिए आज के वजीर आजम को, और क्या चाहिए? सेल्फी से फोटो लेना भी सिखा दूंगा, झाड़ू भी दे लूंगा। लेकिन इस सेल्फी के शौक से 2 से 2,500 हिंदुस्तानी बच्चे रोज मर रहे हैं। डूबकर मर गए 2 बच्चे रामपुर में सेल्फी लेते हुए। ट्रेन में लटक कर सेल्फी से फोटो लेते हैं, भेजा बाहर आ जाता है। मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, सेल्फी से फोटो ले रहे हैं। अब इंतहा तो यह रही है कि हवाई जहाज उड़ा रहे हैं पायलट साहब, सेल्फी से फोटो ले रहे हैं। बादशाह से दरख्वास्त है आपके माध्यम से कि ये जो आपने गंदा शौक सिखाया है नौजवानों को, आप खुद भी सेल्फी लेना बंद करें और नौजवानों से अपील करें कि वो पढ़ें लिखें, अच्छे शहरी बने, मुहज़्ज़ब बने। क्योंकि जब वो चलती हुई लड़कियों का फ़ोटो लेते हैं सेल्फी से तो जूते खाते हैं सड़कों पर। तो कम से कम उनके जूते ही खाना रुकवा दें बादशाह। क्यों पिटवा रहे हैं नौजवान को? उन्हें अच्छी बातें बताएं, उन्हें पढ़ने लिखने की बात बताएं, अच्छा इंसान बनने की बात बताएं, कम्युनलिज्म उनके दिल से निकालें। उन्हीं के सूबे गुजरात में दलित भाइयों के साथ, बच्चों के साथ जो अमानवीय बर्ताव हुआ है, निंदा करें उसकी। उन्होंने तो दादरी की निंदा नहीं की, कैराना की निंदा नहीं की, गुजरात के इस वाक़े की निंदा नहीं की। और उन्होंने जब पाकिस्तान बगैर किसी इजाजत के गए तो अपनी निंदा नहीं की, बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के। उस कमरे की फोटो आज तक रिलीज नहीं की जिसमें कौन नहीं था। कितना बड़ा धोखा हुआ है पूरे राष्ट्र के साथ। क्यों नहीं फोटो रिलीज करते? मैं तो बराबर मांग कर रहा हूं। तो मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं, मुख्यमंत्री का नहीं। और मैंने बराबर कहा या तो मुझे पीएम बनाओ या मुझे पागल खाने भेजो। कहो ये पागल हो गया है। वो कौन साहब है, वो एक गोरखपुर में जो रहते हैं, वो तो बराबर कह रहे हैं मेरा दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया। बताइए, मैंने उन्हें प्यार करने के लिए कह दिया कि प्यार करना सीखो, तो उन्होंने मेरे सारे होर्डिंग जलवा दिए। ये कोई बात थी? बताइए। मैंने दंगे फसाद से, झगड़े से, खूनरेजी से उनको हटाने के लिए कहा प्यार कर लीजिए। कर लीजिए, ये पागल हो गए। उत्तर प्रदेश इलेक्शन पर हम बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश अब इलेक्शन करीब है। गुज़श्ता मरतबा आपकी हुकूमत बनने से पहले समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से वादा किया था कि आबादी के तनासुब से उनको रिजर्वेशन, अगर कहीं ये वादा किया हो तो मैं हमेशा के लिए सच हूँ। चलिए, रिजर्वेशन का वादा था लेकिन उस पर कुछ अमल दरामद नहीं हुआ। अब हुकूमत के कम चंद महीने बचे हैं। अखबारात में और कुछ टीवी चैनल्स में 18% रिजर्वेशन देने की बात आई थी। तब इसका क्लैरिफिकेशन मैंने इलाहाबाद की रैली में दिया था कि मुसलमानों किसी धोखे में, किसी के बहकावे में मत आना। अगर कोई हम में से भी ये ऐलान करता है तो वो झूठा है। क्योंकि जब तक दस्तूर नहीं बदला जाएगा, जब तक हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के दिल में तुम्हारे लिए जगह पैदा नहीं होगी, और जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि तुम ज़मीन का बोझ नहीं हो, इस पेट के साथ तुम्हारे पास 2 मजबूत हाथ भी हैं। तुमने अब्दुल हमीद पैदा किया है, तुमने अब्दुल कलाम पैदा किया है, तुमने ब्रिगेडियर उस्मान पैदा किया है। जब तक ये एहसास पैदा नहीं होगा, कारगिल की पहाड़ियों की फतह का तुर्रा इम्तियाज़ उन्हीं के हवाले। ये अलग बात कि मैं इलेक्शन से रोक दिया गया। जी, आपके उसी बयान की वजह से आपको इलेक्शन की रैलियों से रोक दिया गया। आज भी कह रहा हूं, मैं ही सही था, मैं ही सही हूं। उस टुकड़ी का कैप्टन सिर्फ नॉन मुस्लिम थे। आज भी कह रहा हूं वही बात।
मेरे पास उसके तहरीरी सबूत हैं, अखबारात के बयानात हैं। और क्या नाम था उसका कैप्टन का, कैप्टन अजीत सिंह का इंटरव्यू है मेरे पास। इलेक्शन कमीशन को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। फिर लगा देंगे पाबंदी। हमारे मित्र बैठे हैं नकवी साहब, वो हमसे नाराज इसलिए हैं कि रामपुर के नवाब को समझते हैं कि हमने हरवा दिया, उनकी रिश्तेदारी है, वो अपने कबीले को ज्यादा तरजीह देते हैं। वो तो हमें चुनाव नहीं लड़ने दें अगर उनका बस चले। बदनसीबी है हमारी कि मुसलमान जब कहीं इख्तिदार में आता है तो सबसे पहले हमारा ही गला काटता है। लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन की बात वो क्लियर नहीं हुई कि मुस्लिम रिजर्वेशन की बात तो हुई थी। जब तक तब्दीली नहीं होगी उस वक्त तक रिजर्वेशन लोगों के लिए लेकिन ये आसान नहीं होगा। आपने अंजाम देखा, आंध्र प्रदेश का देखा आपने अंजाम क्या हुआ? अदालत ने खारिज कर दिया। जाटों का रिजर्वेशन हुआ हरियाणा में, देखा आपने, खारिज कर दिया। हम एक और बात कहते हैं, अगर हमारे साथ इम्तियाज खत्म हो जाए, और इम्तियाज सियासी सतह पे नहीं, वो लोग जिनके पास असल ताकत है, ब्यूरोक्रेसी के पास और जुडिशरी के पास भी, अगर हमारे साथ इम्तियाज खत्म हो जाए और हमारे बच्चे जो कंपटीशंस क्वालिफाई करके आते हैं, क्या वजह है? मसलन 100 में 40 बच्चे मुसलमान रिटन कंपटीशन क्वालिफाई कर गए जी, और जब वाइवा हुआ तो नतीजा 0। तो ये जो गूंगे अंधे बहरे पास हो जाते हैं, उनके बारे में भी तो कोई बताए कि फिर ये क्यों नहीं आते। लेकिन मुसलमानों में भी कुछ लोगों का और कुछ मुखालफिन जो आपके हैं उनका कहना है कि रिजर्वेशन, समाजवादी पार्टी का जो रिजर्वेशन का वादा था, ये बात कही गई थी गुज़श्ता इलेक्शन से पहले, वो वैसे ही जुमला साबित हुआ। देखिए, अगर ऐसे मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मसलन हैदराबाद के वो साहब, मसलन दिल्ली की जामा मस्जिद के वो साहब जो जामा मस्जिद की सीढ़ी पर बैठे हुए फ़कीर की भी रसीद कटवाते हैं, तो अब उन मुसलमानों की तो मैं बात नहीं करता। और एक साहब उधर सहारनपुर के हैं जो खनन का कारोबार करते हैं और दीन का काम भी करते हैं, तो उनकी तो मैं बात नहीं करता। उन्हीं साहब ने यह भी कहा था कि अगर आदम खान को पार्टी से नहीं निकाला गया तो 2017 इंतखाबात में रियासत में कोई उनका साथ नहीं देगा समाजवादी पार्टी का। बड़े लीडर हैं, बड़ी पेशन गोई है, इतने बड़े लीडर हैं कि उनके दामाद साहब, यानी उनकी बेटी के शौहर, दामाद का मतलब अगर नहीं सुनने वालों को आता है तो, उन्होंने बेहट सहारनपुर की सीट नंबर 1 से चुनाव लड़ा था, जहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान है। रामपुर में नहीं, सबसे ज्यादा मुसलमान बेहट सीट नंबर 1 पर हैं। वहां ये अकेले समाजवादी पार्टी के जो अकलियतों की चैंपियन कहलाती है और है, उसके इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट थे, बाकी सब गैर मुस्लिम थे। और ये कायदे दो जहां, जमीन के भी और वहां के भी, क्योंकि इमाम, ये कायदे दो जहां 923 सभाएं करके आए थे और 1400 वोट मिले थे अपने दामाद के लिए। खादिम रामपुर से इलेक्शन लड़ता है, 8वां जीता है। आ जाए मेरे मुकाबले में, बड़ा शौक है सियासत का। राज्यसभा भीख में लेने आए थे, प्याला टूटा हुआ खाली लेकर। आपने उन्हीं साहब को, उन्हीं इमाम साहब को आपने आरएसएस का एजेंट भी कहा था। अरे नहीं, आरएसएस के एजेंट थोड़ी हैं, जर खरीद हैं। एजेंट तो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट हुआ, कहीं किसी कपड़ा कंपनी का एजेंट हुआ, वो तो मेहनत की कमाई होती है। ये तो वो क्या था, शाइन इंडिया की जब बस चली थी तो मूड़ी निकाल कर, हाँ, फोटो खिंचवाया था, ढेर अटैची वटैची सब काम हो गया था माशाल्लाह। अरे कौम के कायद हैं भाई, कायदे दो जहां हैं। तो अब रामपुर से लड़े ना चुनाव, रामपुर में तो मुंह छुपा कर आते हैं, मुंह छुपा कर जाते हैं। बताइए, वहां की तो वालदा है इनकी। मोहम्मद आदम खान साहब के साथ बेबाक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं और गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम बेबाक गुफ्तगू में आपका फिर खैर मकदम है। आज बेबाक गुफ्तगू हो रही है एक बेबाक शख्सियत के साथ,
मोहम्मद आजम खान साहब के साथ। मोहम्मद आजम खान साहब, जिन साहब का आप जिक्र कर रहे थे, जी जी, सच कहता हूं, इतनी गाली देने के बाद समाजवादी नेताओं के दरवाजे पर जिस तरह खड़े होते हैं, पर्ची भिजवाते हैं मुलाकात के लिए, और बासी समोसे खाने को मिलते हैं, सच्ची बड़ी शर्म आती है। कायदे दो जहां की बड़ी जिल्लत होती है, बड़ी जिल्लत होती है। जहाज का आने जाने का किराया भी ले जाते हैं, बड़ी जिल्लत होती है। बताओ, कायदे दो जहां ऐसा होगा, कौम का क्या हाल होगा। आप उन इमाम साहब के बारे में इतनी बातें बोल रहे हैं। अरे कायदे दो जहां, क्या बात, आप मरना नहीं है आपको, लेकिन जिंदा गाड़ देंगे। हालिया दिनों में यह खबर आई नहीं रहना है, जी जी, मगर उनकी हैसियत यह है कि पार्षद की भी किसी की सिफारिश कर देते हैं, बस जिसकी जमानत जब्त कराना हो उनसे सिफारिश करा दीजिए। आप, ये मामूली हैसियत होती है। नहीं, लेकिन इस खबर में कितनी सदाकत है, या क्या है कि यह कहा जा रहा है कि 3 अलिफ आजम खान, इमाम बुखारी और असदुद्दीन ओवैसी, कुछ तालमेल बैठाने की कोशिश हो रही है हालिया दिनों। देखिए, इमाम तो है दर्जा, बे अलिफ के बाद आती है और इंशाल्लाह बाद ही रहेगी, बाद ही रहेगी। आपकी पार्टी में अब अमर सिंह वापस आ गए हैं। अरे कोई और सवाल नहीं है आपके पास? नहीं, अरे जाने कितने सिंह हैं, और किसी सिंह की बात करें। अमर सिंह साहब से आपके बारे में जब पूछा गया, मीडिया ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनके कान खराब हो गए हैं। काहू से, अरे तो इलाज कराएं ना, काहू से दोस्ती ना काहू से, को काम का सवाल करिए। कहां बेकार वक्त खराब कर रहे हैं आप, सियासत की बात करिए, कोई अच्छी बात करिए। एक उम्मीद है कि लोगों को कि अब ये जयप्रदा भी वापस आ रही हैं उनके आने के बाद। अरे लगता है आपका दिल अब इस वक्त मौज मस्ती को चाहने लगा। आपका इस वक्त दिल मुजरा उजरा देखने का कर रहा है। संजीदा गुफ्तगू से आप ऊब गए। कहाँ सियासियों से आप ये बातें कर रहे हैं, हमें कहाँ ये वक्त है। नहीं, ये तो इल्जाम है आप पर कि आपने जयप्रदा का टिकट कटवाने के लिए रामपुर से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मधुबाला की बातें करें, मीना कुमारी की करें, जब वैजंती माला की करें, और क्या नाम लिया था आपने, क्या हमारे, कहाँ ये जिंदगी है। सियासी मैदान में कदम रखने से पहले आपने वकालत की, आपका लंबा सियासी सफ़र भी रहा है, और आपके मिजाज के बारे में कहा जाता है कि आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, सख्त हैं। नहीं होगा नाराज, आप मुझे भी गाली देने लगे तो मैं आपसे कहूँगा कि लीजिए लड्डू खा लीजिए, हैं, बताइए आप। अब आप इतनी देर से मेरे पास हैं, देखिए सिवाय मुस्कुराने के मैंने कुछ कहा? क्यों? आज तक कोई एक मिसाल ऐसी हो किसी प्रेस बंधु से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी जोर से जवाब भी दिया हो? कितने सख्त सख्त सवाल करते हैं मुझसे, कितना मुझे भड़काने की कोशिश करते हैं, गुस्सा दिलाने की। कभी गुस्सा आया? अब देखिए राज्यपाल महोदय डंडा लिए फिर रहे मेरे पीछे बर्खास्त कराने को, और मैं मारे डर के गया भी नहीं फंक्शन में। मैं समझ रहा था डांटेंगे। ये क्या मामला है आपके और गवर्नर के बीच? हमेशा कुछ न कुछ कशीदगी की खबरें आती रहती हैं। कि बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, तो अब ऐसे बुजुर्गों से जाहिर है बेअदबी तो नहीं की जा सकती ना। बहुत बूढ़े हो गए, बहुत बुजुर्ग, बहुत तजर्बेकार भी हैं, और देखिए रामपुर वालों से उन्हें बहुत लगाव भी है। जितने लफंगे हैं रामपुर के, अवबाश लौंडे, हिस्ट्री शीटर्स के बच्चे, जेलें काटे हुए, जेब कतरे, माशाल्लाह, जब भी राजभवन में अर्जी लगाते हैं फौरन दाखिला मिलता है, और कभी कभी तो अगले दिन बाहर आते हैं। तो राजभवन में ऐसे अवबाश लफंगों के लिए बस सिर्फ इतना हो कि उसने हमें मारने के लिए अगर सुपारी दी है तो राजभवन में उसका बहुत सम्मान होगा। लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। आप गवर्नर पर बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं आप प्रोग्राम में। बर्खास्त कर दें, बर्खास्त कर दें। मेरे जान के दुश्मन उनके प्रिय मित्र हैं, क्या मतलब है इसका? क्या चाहता है राजभवन? ऐसे ही मरवाना है तो मरवाएं। कौन सी ताकत में कमी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सच कह रहा हूं, और आप कहेंगे तो सबूत दे दूंगा।
मुसलमानों को कुछ शिकायत है कि आप अक़लियती फ़लाह व बहबूद के वज़ीर हैं, कलमदान आपके पास है, लेकिन जो फ़लाह व बहबूद होनी चाहिए थी रियासत में, जो तरक्की होनी चाहिए थी मुसलमानों की, वो नहीं हो। इतने मदरसों को मैंने ग्रांट पर लिया, 50 करोड़ की इमारत नवाज देवबंदी साहब को उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनाकर मुसलमान बच्चों को IAS, IPS, PCS इसके कंपटीशन की मुफ्त तैयारी, मुफ्त रहना शुरू कराया। और कंपटीशन में IAS और PCS नहीं बन सके तो दीगर कंपटीशंस में वहाँ के बच्चे बड़ी तादाद में क्वालिफाई किए और चीफ मिनिस्टर साहब से वो सर्टिफिकेट भी लेकर आए। बराबर वो काम जारी है। जहाँ जहाँ मुलाजमतें भी दिलवा पाता हूँ उसमें भी कराता हूँ। मुख्तलिफ स्कीमों में उनकी हिस्सेदारी कराई है, उनकी तालीम का ख़ास इंतज़ाम किया है। गांव गांव, बस्ती बस्ती उनके लिए स्कूल, कॉलेजेस सैकड़ों हज़ारों की तादाद भी उत्तर प्रदेश में बनाए हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा जो मसला है वो है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। वो जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है वो तो बढ़ी है उत्तर प्रदेश में। बेशक बढ़ी है, बेशक बढ़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को बिल्कुल मिटाने पर तुलाई है। अगर इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी पार्टी RSS, BJP, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, ये सब मिलकर मुसलमानों के लिए ज़िंदगी के रास्ते तंग करना तय कर ले तो जाहिर है परेशानी तो खड़ी हो ही जाएगी। मुसलमानों के वोट पर अपना हक जताने की भी दौड़ शुरू हो चुकी है, चाहे कोई भी पार्टी हो। BJP को अगर छोड़ दें, ये कुछ लोगों का कहना कि BJP ने नई तो मुसलमान नाम बदल लें, क्या करें? नहीं, कांग्रेस का अपना दावा है, BSP का अपना दावा है, समाजवादी पार्टी का अपना दावा है, उधर ऊपर से ओवैसी साहब MIM लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम लोग मुसलमान वोट पर ही अपना हक जता रहे हैं। आप भी आज मुर्दों की हिमायत में लगे हुए हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, दुनिया भर के नपुंसक जमा कर लो और एक हसीना उनको दे दो, तो क्या उनसे औलाद हो जाएगी? अब आप ऐसी पार्टियों का नाम लेंगे तो मैं और क्या कहूँगा? अभी नहीं तो दुआ के लिए रखिए, सजावट के लिए रखिए कि वंस अपॉन ए टाइम हियर वाज ए कांग्रेस पार्टी आल्सो। ऐसी BSP के लिए भी लोग नाम याद किया करेंगे कि पार्टी थी जिसका हाथी निशान हुआ करता था। कभी एक पार्टी थी, आपने बचपन में सुना होगा, झोंपड़े वाली पार्टी, बरगद वाली पार्टी। पार्टी आज भी है, उसके नेता आज भी हैं, उनके कैंडिडेट भी होते हैं, वोट देने वाले भी हैं उन्हें, मगर ऐसे ही पंजाबी हो गया है, ऐसे ही हाथी भी हो जाएगा। तो अब अगर आप मेरे मुंह से उन्हें ये सब कहलवाना चाह रहे हैं तो कहलवाइए, मैं तो सच कहूँगा। तो आपकी खुशनुदी के लिए तो आपको खुश करूंगा नहीं कि आप मेरा इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आप भी मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं। आपने भी मुझे बहुत सताया है, बहुत गलत बयानी की है, बहुत बदनाम किया है मुझे। मैं कहता हूं मैं 125 करोड़ में सबसे अच्छा इंसान हूं। अगर किसी एक हिंदू भाई को मेरे कलम से, मेरे अमल से कोई नुकसान और नाइंसाफी हुई हो तो अपने मालिक को गवाह बना के कहता हूं, सियासत के पर्दे पर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कौमी एकता दल की बात कर लेते हैं। कौमी एकता दल की शमूलियत समाजवादी पार्टी में, फिर उसका बाहर जाना, ये क्या है? इस पर क्या कहेंगे आप? क्या अंदर पार्टी के अंदर साहब पार्टी जाने, पार्टी के जिम्मेदारान जाने, अच्छा अपना कोई लेना। वज़ीर आला कह देते हैं कि वो मुख्तार अंसारी माफिया हैं। खुद आपकी पार्टी में राजा भैया और दीगर जैसे लोग, कई दीगर ऐसे लोग हैं जो, देखिए छोटी औकात वाले से आप बड़ा सवाल कर रहे हैं। हिकमत अमली क्या है आपकी आइंदा इलेक्शन? जी आपको बता दें, जो आप जाकर अमित शाह को बता दें। क्यों बताएं आपको अपनी हिकमत अमली? जब इलेक्शन आएगा हम अपनी हिकमत, अपना अमल सामने आ जाएगा। तमाम दूसरी पार्टियों की हिकमत अमली अब धीरे धीरे सरफेस पर आ रही है। अब दंगा तो हम कराएंगे नहीं, रोकेंगे। AMU का मामला हालिया दिनों में काफ़ी गर्म रहा। AMU के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से हुकूमत ने एफिडेविट दिया और जो हलफनामा, जो पिछली हुकूमत का जो मौक़िफ़ था उससे यू टर्न ले लिया, कुल मिलाकर AMU के मामले पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए AMU का बड़ा तारीख़ी सवाल है, और क्या उसको उत्तर प्रदेश इलेक्शन में कुछ मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है? इस वजह से हिस्सेदार रहा हूँ,
जब माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म हुआ 1965 का सानिया हुआ, उसके बाद अलहाज शफीकुर रहमान साहब, अलहाज ज़फ़र अहमद सिद्दीकी साहब, रेडियंस के मालिक ज़फ़र अहमद और यूसुफ साहब, इन सारे लोगों के डेलीगेशंस पूरे मुल्क में घूमे। तलबा की तरफ से मैं नुमाइंदा था। तब एक माहौल बना मुल्क में कांग्रेस के ख़िलाफ़, और मिसेस इंदिरा गांधी को एक नया बिल लाना पड़ा जिसके तहत यूनिवर्सिटी अक़लियती इदारा मानी गई। हाई कोर्ट के सिंगल जज ने, बेंच ने एक फ़ैसला दिया कि यह अक़लियती इदारा नहीं है। हमने वज़ीर आज़म को, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर को ख़त लिखा, रिमाइंडर लिखा, और ये लिखा कि अगर कहीं एक्ट में लैकुनार रह गया है, सबसे बड़ी अदालत तो पार्लियामेंट है, तो एक नया कानून ला दिया जाए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती इदारा तय कर दिया जाए, मजबूत कानून बनाकर। हमारी बात सुनना तो कुजा, हमारे ख़त का जवाब भी नहीं दिया, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया। अगर कांग्रेस ने वक्त रहते हुए इस सवाल का हल तलाश कर लिया होता तो आज ये दिन ही देखने को नहीं मिलता। जामिया पर भी नज़र है। हाँ, जामिया तो कुछ नहीं, एएमयू और जामिया तो बादशाह के 9 रत्नों में 2 रत्न तो ये गए, 7 रत्न और यही उपलब्धि बताएंगे चुनाव में। ये नहीं बताएंगे नवाज शरीफ से क्यों मिले थे और उस कमरे में और कौन कौन थे जिनका मुझे मालूम है और क्या बात हुई थी। आज़म खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खुसूसी प्रोग्राम बेबाक गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे खुसूसी प्रोग्राम बेबाक गुफ्तगू में अभी बस इतना ही। अब खालिद रज़ा खान को दीजिए इजाज़त, मगर आप देखते रहिए ETV उर्दू।